और फिक्र की शुरुआत इस वक्त की वर्ल्ड ट्रेंडिंग न्यूज से। हमास का चीफ याह्या सिनवार मारा जा चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये इस वक्त की सुपर ग्लोबल न्यूज है। इस न्यूज के सामने आने के बाद हमास और ईरान समर्थित दूसरे गुटों में मातम मन रहा होगा, जबकि इजराइल में जश्न है। वो तो हम आपको बता सकते हैं, वहां पर कई जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। खैर, बिना देर किए आपको तस्वीर दिखाते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। अब से थोड़ी देर पहले ही इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तस्वीर में हम चेहरे को नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीजें जो सिनवार की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, वो है उसके चेहरे का जो स्ट्रक्चर है और दूसरा उसका आगे वाला टूटा हुआ दांत, जिसके दम पर पहले ही ये शक हो गया था कि ये सिनवार है। बाद में जो हुआ चीजें सामने आई वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इजराइल की सेना के एयर स्ट्राइक के बाद गाजा वॉर फ्रंट से हमास लड़ाकों के मारे जाने की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। आईडीएफ ने पहले बताया कि उसने सटीक हमले में हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन उनमें से एक के बारे में कहा गया कि वह याह्या सिनवार हो सकता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मारे गए उसी एक शख्स की मलबे में दबी तस्वीरें देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी। और ठीक बगल में याह्या सिनवार की ओरिजिनल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तब आईडीएफ की ओर से उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई थी, यानी कंफर्मेशन नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद यह जानकारी सामने आती है कि उस व्यक्ति की बॉडी को जांच के लिए इजराइल के सैनिक गाजा से अपने साथ डीएनए मिलान के लिए लेकर गए। उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था और डीएनए जांच के बाद अब जाकर इस बात पर मोहर लगती दिख रही है कि मारा गया यह व्यक्ति कोई और नहीं, याह्या सिनवार ही है। सिनवार के मारे जाने की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के एम्बेसडर ने भी कर दी है। यकीन जानिए, सिनवार का मारा जाना हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती के लिए, यहां तक कि खुद ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल इससे पहले भी ईरान समर्थित गुटों के टॉप लीडर्स को मार चुका है। यहां पर आप अभी सिर्फ 3 बड़े नामों पर फोकस कीजिए। हसन नसरुल्लाह नंबर 1, इस्माइल हानिया पहला नाम आपके सामने आया। इस्माइल हानिया हमास चीफ था, अब बकायदा ईरान में मारा गया। नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह चीफ था, इसको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। कहां पर? लेबनान के अंदर। और फिर याह्या सिनवार जो कि गाजा में पैदा हुआ, गाजा में मारा गया। अब इजराइल पर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमला हुआ था। उस हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। याह्या सिनवार उसी दिन से इजराइल के रडार पर था। अभी कुछ दिन पहले भी यह खबर आई थी कि गाजा में इजराइल की सेना को याह्या सिनवार की सटीक लोकेशन मिल गई। हालांकि तब इजराइल ने उस पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके साथ सुरंग में कुछ बंधक भी थे। असल में याह्या सिनवार उन बंधकों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो जहां जहां मूव करता था वहां वहां वो बंधकों को साथ लेकर चलता था। लेकिन आज ध्यान से सुनिएगा, आज गाजा में हमले के वक्त इजराइल को इस बात के इनपुट्स मिले कि वो एक इमारत में अपने सिर्फ कुछ लड़ाकों के साथ है और वहां बंधक नहीं है। यह खबर जैसे ही इजराइल को मिली, उसने फौरन एक्शन लिया, सटीक हमला किया, सिनवार का दी एंड कर दिया। वैसे आपको बता दें कि याह्या सिनवार के मारे जाने के साथ ही इजराइल ने हमास की पूरी लीडरशिप को अंत कर दिया है, क्योंकि इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद 61 साल का याह्या सिनवार ही लीडर बनाया गया था। लेकिन उससे पहले यह देखिए आप, 13 जुलाई को इजराइल ने खान यूनिस इलाके में एयर स्ट्राइक करके हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को मारा। हमास चीफ इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को तेहरान में मारा। हानिया के बाद सिनवार ने कमान संभाली तो आज इजराइल ने उसे भी मार गिराया। और सिर्फ हमास ही नहीं, बीते 1 वर्ष में इजराइल ने ईरान समर्थित दूसरे गुटों के टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। इसमें एक नाम नसरुल्लाह का भी शामिल है। यह लिस्ट देखिए जरा। और हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप के खात्मे की यह चेन आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वैसे इजराइल ने इसी 1 साल में ईरान की सेना के भी कई बड़े अधिकारियों को मार गिराया है। IRGC के अधिकारियों की बात हो रही है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कहते हैं कि ईरान ने एक रिंग ऑफ फायर बनाया था। उस रिंग ऑफ फायर में उसके 3 बहुत बड़े रिंग्स थे। पहला रिंग था हमास, दूसरा था हिजबुल्लाह और तीसरा था हूती। हमास लीडरशिप खत्म, हिजबुल्लाह लीडरशिप खत्म। आगे की कहानी देखिए। याह्या सिनवार का मारा जाना असल में नेतन्याहू के लिए डबल बदले का पूरा होने जैसा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसे समझने के लिए आपको वर्ष 2011 की एक घटना के बारे में जानना चाहिए। आपको हम वर्ष 2011 का याह्या सिनवार का एक वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। याह्या सिनवार तब
इजराइल की जेल में बंद था, उसको 4 टर्म की लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी। 1988 में उसे इजराइल के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट किया गया था और जेल भेज दिया गया था। 4 टर्म लाइफ इंप्रिजनमेंट। तब से वो इजराइल में 22 साल की कैद काट रहा था, लेकिन 2011 में एक इजरायली सैनिक गिलाद शालिद के बदले इजराइल को हमास के करीब 1027 लोगों को छोड़ना पड़ा था। तब भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे। नेतन्याहू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। सोचिए जरा। और इन 1027 लोगों में से एक सिनवार भी था जो छोड़े गए, और एक सैनिक के बदले इतने लोगों को छुड़ा पाना इजराइल पर उसकी बड़ी कूटनीतिक जीत थी। सिनवार उसी दिन से नेतन्याहू के प्राइम टारगेट पर था, और जब उसने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया, तब उसने करीब, ये है वो सोल्जर, ये देखिए नेतन्याहू के बगल में इलाद गिलिट, जिसको छुड़ाया गया था 1027 लोगों के बदले में, फिलिस्तीनी प्रिजनर्स के बदले में। सोचिए, 400 लोगों को हमास ने बंधक बनाया 7 अक्टूबर को। सिनवार को शायद यह लग रहा था कि वो इस बार भी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हो जाएगा कि पिछली बार 1 के बदले 1000 छोड़े गए, तो इस बार 400 के बदले कितने। लेकिन नेतन्याहू ने इस बार इंतकाम ले लिया और पूरी हमास की लीडरशिप समाप्त कर दी। याह्या सिनवार के अंत के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल पश्चिम एशिया में है, वॉशिंगटन डीसी में। वो सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है। इजराइल के टारगेट पर अब कौन होने वाला है? क्या इजराइल की हिट लिस्ट में हूती चीफ है? क्या इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान की टॉप लीडरशिप है? सिनवार के मारे जाने के बाद तेहरान में हलचल है। इजराइल के नेक्स्ट ऑपरेशन को लेकर आशंका के कई बादल वहां पर मंडरा रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका को बार बार बोल रहे हैं कि ईरान का वजूद खत्म करने के लिए इजराइल के पास इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब नहीं हो सकती है। लेकिन अमेरिका से अभी ईरान पर बहुत बड़े हमले को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है। बल्कि आपको बताना चाहेंगे, बाइडेन को तो सिनवार के मारे जाने की खबर फ्लाइट में दी गई है। सिर्फ कुछ लोकेशंस पर अटैक को लेकर दोनों देशों में बातें चल रही हैं। हालांकि सच यह भी है कि ईरान ने कह दिया है कि अगर उसके देश पर हमला हुआ तो इस बार इजराइल को जवाब बहुत बड़ा मिलेगा। ऐसे में आगे क्या होने वाला है, इस पर फिक्र की टीम की पूरी नजर रहेगी। लेकिन आज अमेरिका ने ईरान को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका ने यमन में एक बहुत बड़ा अटैक किया। अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर एटम बम गिराने वाले न्यूक्लियर बॉम्बर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। हमला बहुत बड़ा है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल को अमेरिका से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है। बगल में कौन दिख रहा है? अमेरिका की तरफ से थर्ड मिसाइल सिस्टम भेजे जाने की पुष्टि के बाद इजराइल के बेशर्मा में थर्ड सिस्टम देखा गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, करीब 24 घंटे के अंदर 7 C-17 एयरक्राफ्ट से थर्ड को डिप्लॉय किया गया है, लाया गया और फिर डिप्लॉय कर दिया गया। 48 घंटे में अमेरिका ने एग्जीक्यूट कर दिया यह प्लान। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस सिस्टम को बेहद करीब से देखा, समझा इसके बारे में और सैनिकों के साथ सेल्फी ली। यह थर्ड मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। यह 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरों को भांप लेता है। आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेजी से अटैक करता है। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को घातक बैटरीज दी हैं, बल्कि इजराइल के दुश्मनों पर भी हमला कर रहा है। यह अब आपको खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिका ने परमाणु बम गिराने वाले लॉन्ग रेंज स्टेल्थ B-2 बॉम्बर से यमन में हूती ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। 2017 के बाद B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अटैक के लिए किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 70,000 किलो वजन और करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले ब्रह्मास्त्र से इस बार अमेरिका ने यमन पर हमला किया। पश्चिम एशिया के युद्ध में पहली बार अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से यमन की राजधानी सना में 5 ठिकानों को दहला दिया। जिस वक्त इजराइल सीरिया से लेकर लेबनान और यमन तक हूती और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी स्ट्राइक कर रहा है, उस वक्त अमेरिका ने हूती पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर से हमले किए। हमले के बाद की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर यहाँ कितनी तबाही हुई।
पिछले 8 साल में ये पहली बार है जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया है। अमेरिका के हमले में सना और सादा में हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो तबाह हुए हैं। हूती ने ये हथियार रेड सी में हमलों के लिए रखे थे। हूती इन हथियारों का इस्तेमाल अदन की खाड़ी में हमले के लिए भी करता था। परमाणु बम गिराने में माहिर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल आखिर यमन में क्यों हुआ? इसका जवाब खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ये हमले राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर किए गए। हमारे जवाब से साफ है कि दुश्मन अपने हथियारों को जमीन के कितने ही नीचे छुपा कर रख ले, हम उसे ढूंढकर बर्बाद कर देंगे। इसके पहले अमेरिकी सेना यमन में फाइटर जेट का इस्तेमाल करती रही है। अमेरिका ने 1 महीने पहले ही B-2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती हिंद महासागर में अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर की थी। 1 महीने के अंदर ही उसने B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया। B-2 बॉम्बर फाइटर जेट की तुलना में अपने साथ ज्यादा बम ले जाने में सक्षम है। ये अपने साथ परमाणु बम भी ले जा सकता है। ये अमेरिका का वो विमान है जिसे उसने आज तक किसी भी देश को नहीं बेचा है। लेकिन यमन में हूती के ठिकानों पर B-2 बॉम्बर के हमले ने दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भी अब इजराइल के साथ पश्चिम एशिया के युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा? अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए और चाहे तो उसको कहीं सेव करके भी रख लीजिए। फिक्र में आपको झूठ पकड़ने वाली एक मशीन दिखा रहे हैं। यह मशीन भारत कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच आज बहुत काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन का इस्तेमाल आज हम कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर करने वाले हैं। इस मशीन से हम ट्रूडो का सबसे बड़ा झूठ पकड़ने वाले हैं। आपको अगले कुछ मिनट तक ट्रूडो पर हमारा यह लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूर देखना चाहिए। इस मशीन ने ट्रूडो का कौन कौन सा झूठ पकड़ा है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। पहला झूठ, निज्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका है। मशीन ने क्या पकड़ा? ट्रूडो ने बगैर सबूत आरोप लगाए। दूसरा झूठ, भारत कनाडा में अपने एजेंट से हत्याएं करा रहा है। मशीन ने क्या पकड़ा? ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद हैं। तीसरा झूठ, कनाडा के पास खुफिया जानकारी है। मशीन ने क्या पकड़ा? 5 आइज के बहकावे में है ट्रूडो। 5 आइज आगे बताने वाले हम आपको। 5 आइज के बारे में एक एक डिटेल मिलेगी आपको, लेकिन अभी ट्रूडो की बात कर लेते हैं। वो ट्रूडो जिन्होंने पहले तो खालिस्तान प्रेम में भारत के खिलाफ न जाने कितने ख्याली पुलाव बनाए, लेकिन अब 360 डिग्री के एंगल पर यू टर्न लेते हुए सारे सच एक एक करके कबूलने लगे। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे कि भारत निज्जर हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल है, लेकिन अब खुद कबूल रहे हैं कि उनके पास इन आरोपों से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी तो है पर सबूत नहीं है। यानी इंटेलिजेंस है, एविडेंस नहीं है। इसको यहां पर होल्ड करिएगा जरा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत कनाडा में जो आतंकी वो पाल रहे हैं उसको लेकर इंटेलिजेंस और एविडेंस दोनों दे चुका है, और उसके लिए वो कहते हैं कि यह एविडेंस कनाडा के हिसाब से नहीं है। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे थे कि आपराधिक गतिविधियों में समर्थन करना भारत की गलती है, लेकिन अब उन्होंने खुद माना है कि उनका मकसद सिर्फ भारत सरकार से इस मसले पर बातचीत करना है। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे हैं कि भारत से उन्होंने सहयोग मांगा, लेकिन भारत ने हमेशा उनकी मांग ठुकराई, लेकिन आज वही ट्रूडो यह मान चुके हैं कि भारत और कनाडा को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, भारत ट्रूडो को बार बार कहता रहा है कि कनाडा से भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडा चलाया जाता है और उसे उन्हें रोकना होगा, जिस पर ट्रूडो हमेशा यही जवाब देते रहे हैं कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। लेकिन अब जाकर इन्हीं ट्रूडो पर आतंकी पन्नू ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने खुद कहा है कि ट्रूडो के दफ्तर में उसकी बहुत चलती है और वो लगातार 3 साल से ट्रूडो के दफ्तर के संपर्क में है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रूडो को आईना दिखाने के लिए लेना जरूरी। यह भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी है, और एक आतंकी की बातों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने वाले। लेकिन हां, यह जरूर बता सकते हैं कि पन्नू ने ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की पोल खोल रखी है। लेकिन यहां पर आपको ट्रूडो का झूठ तो जरूर सुनना चाहिए।
ट्रूडो कल फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी के समक्ष गवाही के लिए पेश हुए और यहीं पर उन्होंने पहली बार भारत को कोई सबूत ना देने की बात कबूल कर ली है। ट्रूडो के इस कबूलनामे से एक बात शीशे की तरह साफ है, ट्रूडो भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनके इस भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के पीछे वोट बैंक वाली सोची समझी रणनीति है। ट्रूडो के चेहरे पर इसलिए तनाव है क्योंकि कनाडा में अगले वर्ष चुनाव है और उनका यह चुनाव जीत पाना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि जनता उनकी गलत नीतियों से नाराज है। इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत को मुद्दा बनाना चाहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि भारत और कनाडा के रिश्तों में बढ़ते टकराव की वजह ट्रूडो ही हैं, तो ये अतिशयोक्ति और गलत नहीं होगा। और आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी यह बात डंके की चोट पर दोहराई है। ट्रूडो के कबूलनामे के बाद विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी करके कहा कि ट्रूडो ने हमारी दलील को सही साबित किया है। हम यही बात तो लगातार कह रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ भारत को कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उनके पास निज्जर की हत्या की सिर्फ जानकारी है, सबूत नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोप बेतुके एक खास राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं। भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की है। We have made our position very clear on this particular matter. Since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, we had issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. अब आते हैं फाइव आइज पर। कहा जा रहा है कि ट्रूडो जिसके दम पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो संगठन फाइव आइज है। असल में ये अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक संयुक्त खुफिया संगठन है। इस संगठन के देशों के बीच ये संधि है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है जिससे किसी सदस्य देश को खतरा हो, तो वो जानकारी साझा करें। निज्जर हत्याकांड मामले में ट्रूडो ऐसे ही किसी गुमनाम जानकारी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन भारत पर लगाए गए आरोपों पर फाइव आइज में शामिल देशों ने अपने बयानों में बहुत सदी हुई कूटनीतिक भाषा का प्रयोग किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह गंभीर आरोप है और हम चाहते हैं कि भारत इन्हें गंभीरता से ले, कनाडा की जांच में सहयोग करे, लेकिन उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना है। हालांकि कनाडा खुद ही सबूत न देने की बात कहकर एक तरह से अमेरिका की भी बेइज्जती कर रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि कनाडा द्वारा बताए गए आपराधिक आचरण अगर सिद्ध हो जाते हैं तो यह चिंताजनक है। ब्रिटेन ने भी भारत का नाम नहीं लिया और कहा कि हम कनाडा में स्वतंत्र जांच के बाद आए इस गंभीर घटनाक्रम पर कनाडा के साथ संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का नाम नहीं लिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत से फाइव आइज पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बातचीत कर रहा है। हम भारत का सम्मान करते हैं जिसके साथ हमारे परिपक्व रिश्ते हैं। यानी इन बयानों से यह साफ है कि ट्रूडो का फाइव आइज वाला ढोल भी फट चुका है और वो अब पूरी तरह से अकेले थम चुके। अब बात करते हैं देश के नए संसद भवन की, जिसकी जमीन को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि राजनीतिक विवाद से ज्यादा यह विशेष पार्टी और विशेष ग्रुप से जुड़े लोगों की सुनियोजित और सोची समझी रणनीति लग रही है, जिस पर कलेश शुरू हो चुका है। इस विवाद की शुरुआत की है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। वैसे तो ये सांसद रह चुके हैं, असम में जमीयत उलेमा के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं। इनका लंबा राजनीतिक परिचय है, लेकिन इनकी मुख्य विशेषता विवादित बयान। हेट स्पीच को लेकर हमेशा ये हेडलाइन में रहते हैं। आज भी अपने रिकॉर्ड को इन्होंने कायम रखा। अब नए संसद भवन को लेकर बयान दिया है। आप जानिए उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। आप बदरुद्दीन अजमल का पूरा बयान सुनिए ध्यान से, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसके पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी।
बाप रे बाप, सुना आपने? क्या कहेंगे आप इस पर? यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल का दावा है कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। उनका दावा है कि संसद का पूरा इलाका वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने लोकेशन बताते हुए कहा कि दिल्ली में वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में एक नया एयरपोर्ट वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है, इजाजत भी नहीं ली गई है। इन सब पर मुसीबत आएगी और इनकी सरकारें जाएंगी। यानी बदरुद्दीन वक्फ की संपत्ति के मुद्दे पर सियासी बोल रहे हैं। यहां बदरुद्दीन अजमल ने दावा तो किया, लेकिन अपने दावे के पक्ष में कोई नया सॉलिड रिसर्च पेश नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिया, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद का जो पूरा संदर्भ है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा है, उन्होंने यह बयान वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार किया और दावा किया कि 5 करोड़ लोगों ने जेपीसी को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है। बदरुद्दीन अजमल यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर पूरा देश नाराज है, लेकिन उनके विरोधी दलों के नेता इससे सहमत नहीं हैं। आपको बताते हैं कि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में सोमवार और मंगलवार को खूब हंगामा हुआ था। अब शब्दों वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगे थे। विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब बदरुद्दीन के बयान के बाद विपक्षी दल अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से जुबानी हमले कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो इस तरह बता रहे हैं जैसे पूरा देश ही वक्फ हो। उनको इस तरह अनर्गल बयानबाजी, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें। फिक्र में बात यूपी के बहराइच की करते हैं, जहां राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले सरफराज और तालिब के एनकाउंटर पर सियासी कलेश की चिंगारियां उठ रही हैं। उपचुनाव से पहले एक बार फिर राज्य में एनकाउंटर पॉलिटिक्स का दौर आ गया है। यूपी पुलिस की आज सरफराज और तालिब समेत बहराइच गोलीकांड के 5 आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले फायरिंग की, इसके बाद पुलिस के जवाबी एक्शन में सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी, फिर दोनों को पकड़ लिया गया। इनके साथ 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद अफजल हैं। जानकारी मिली है कि ये आरोपी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वसनीय सूचना मिलने पर दोपहर करीब 2 बजे एसटीएफ और बहराइच पुलिस ने नानपारा कोतवाली क्षेत्र में आरोपियों को घेर लिया। घेरे जाने के बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब को गोली लगी और पकड़े गए। दोनों आरोपी खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोनों आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें गोली लगने के बाद उनके पैर में पट्टी बंधी हुई है और वो एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं। सरफराज वही आरोपी है जिसका 2 दिन पहले रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का वीडियो सामने आया था। ये देखिए तस्वीर। हालांकि तब इसका नाम सलमान बताया गया था, लेकिन ये सरफराज है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं और सभी अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कही। जिस गन से रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई थी, उस गन को बरामद करने के लिए एक जगह पर ले जाया गया, जहां पर सरफराज ने उस गन से पुलिस को निशाना बनाया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने सरफराज और उसके एक साथी तालिब के पैर में गोली मारी है और नानपाड़ा के इलाके में, जो कि बहराइच से लगभग 42 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद अब उन दोनों को घायल अवस्था में बहराइच के इसी जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू
और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई। आज जिस वक्त सरफराज और तालिब के एनकाउंटर की खबर आई, उससे कुछ घंटे पहले सरफराज की बहन का एक बयान सामने आया। सरफराज, उसका भाई फहीम और उसके पिता मोहम्मद अब्दुल हमीद तीनों इस गोलीकांड में आरोपी हैं। अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये उसी घर में रहते थे जिसकी छत पर रामगोपाल मिश्रा ने झंडा लगाने की कोशिश की थी और उस पर फायरिंग हुई थी। सरफराज की बहन रुखसार ने दावा किया है कि यूपी एसटीएफ ने बुधवार को 4 बजे उसके पिता अब्दुल हमीद और दोनों भाइयों सरफराज और फहीम को उठा लिया। अब परिवार को डर है कि एनकाउंटर में उनकी हत्या की जा सकती है। पहले आप वो बयान सुनिए, इसके बाद एनकाउंटर पर सियासी कलेश की फाइलें खोलेंगे। हमको डर है कि उनको फर्जी एनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। यह एनकाउंटर तब हुआ है जब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनकाउंटर के बहाने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति फिर से ट्रेंड कर रही है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने का। पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। पिछले 2 दिनों में 2 राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे। दोनों सरकारों में सामाजिक समीकरण की बात कॉमन दिखी है। कल हमने आपको जम्मू कश्मीर सरकार का समीकरण बताया था, आज हरियाणा के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको शपथ ग्रहण की जानकारी दे देते हैं। दोपहर करीब 1 बजे पंचकुला में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। वो राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी के साथ 13 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ समारोह काफी भव्य और राजनीतिक संदेश देने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के करीब करीब सभी सीएम और डिप्टी सीएम मंच पर विराजमान थे। एनडीए के 31 दलों के नेता शपथ समारोह में शामिल हुए। हालांकि एक प्रमुख और बड़ा चेहरा नदारद रहा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो सीएम सैनी के साथ शपथ लेने वाले 13 मंत्रियों का समीकरण है। इनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। हरियाणा में बीजेपी को भर भर कर ओबीसी वोट मिले हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के वोट शेयर में इनका भी अच्छा खासा योगदान है। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। इन वोट शेयर का बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया है, यानी बीजेपी ने हरियाणा में राजनीतिक समीकरणों को फिट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सैनी मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों की बात करें तो इसका भी ध्यान रखा गया है। सीएम सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें छोड़ दें तो 6 पुराने चेहरों को मौका मिला है और 7 नए चेहरों को मौका मिला है। मतलब नए और पुराने का समीकरण ठीक ठाक है। मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। एक खास बात यह है जो कि देखने को मिली, वो ये है कि बीजेपी ने हरियाणा में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया। अगर जातिगत समीकरण देखें तो सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी, अनिल विज पंजाबी, किशन लाल
पवार जो हैं वो दलित हैं, राव नरवीर सिंह यादव हैं, महिपाल ढांडा जाट हैं, विपुल गोयल वैश्य हैं, अरविंद कुमार शर्मा ब्राह्मण हैं, श्याम सिंह राणा राजपूत हैं, रणवीर गंगव ओबीसी हैं, कृष्ण कुमार बेदी दलित हैं, श्रुति चौधरी जाट हैं, आरती सिंह राव यादव हैं, राजेश नागर ओबीसी हैं, गौरव गौतम ब्राह्मण हैं। ये पूरा केमिस्ट्री रखी गई है। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने 2 जगहों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कल जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली थी, तब इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई थी। इंडिया गठबंधन के नेता श्रीनगर में जुटे थे। वैसे कल ही यह खबर भी आई थी कि हरियाणा के लिए एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को न्योता भेजा जा चुका है। आज सब एक मंच पर दिखे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मंच पर आए तो सबसे हाथ मिलाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठे। एलजेपी रामविलास से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे भी नजर आए। मतलब सैनी सरकार की शपथ के जरिए बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके गठबंधन का जोड़ बहुत मजबूत है। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का सभी सीएम और डिप्टी सीएम ने ताली बजाकर स्वागत किया। उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए हरियाणा जीत की शुभकामनाएं दी। अब से कुछ देर पहले चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं जिनमें वो चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे से बात करते दिखे। वैसे एनडीए की जब बात होती है तो 2 चेहरों पर हर किसी का ध्यान जाता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन्हीं चेहरों की वजह से अक्सर हेडलाइन भी बनती है। इस बार भी यही हुआ। सैनी सरकार की शपथ वाले इस मंच को आप गौर से देखिए। आपको चंद्रबाबू नायडू तो दिखेंगे, लेकिन एक चेहरा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, वो है नीतीश कुमार का चेहरा। न्योता उनको भी गया, लेकिन वो नहीं आया। हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया कि पार्टी की तरफ से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को समारोह में भेज दिया, ताकि कोई सवाल खड़ा ना होगा। लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि जब वो नहीं जाएंगे तो सुर्खियां बनेंगी। हुआ भी वही। नीतीश जब भी इस तरह का कदम उठाते हैं, सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगती हैं। सब कुछ ठीक तो है ना। जब नीतीश नहीं आए तो उनके पलटने का इतिहास भी चर्चा में आ गया। वैसे भी वो राजनीतिक दांव पेच के खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ वही जानते हैं। वैसे नीतीश कुमार ने नायब सैनी की सरकार को बधाई दी है, लेकिन चिट्ठी के जरिए उन्होंने बधाई संदेश वाली यह चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी और उनके नेतृत्व में हो रहे विकास की सराहना की, लेकिन खुद एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में ना आकर अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आए श्रुति चौधरी प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूँ, ना नीति ना नेता। आज लोगों का दिन है, आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है जहाँ पे हमें आगे को देखना है। लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी वर्डिक्ट हरियाणा की महान जनता ने दिया है वो स्वीकार्य है, लेकिन ये सरकार जो है, सारा मंत्रिमंडल इनका हार गया। बीच मझधार में मुख्यमंत्री बदल दिए गए। बहुत बैड गवर्नेंस इनकी रही।